हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकाश वन और वन वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। देखिए बेटा, ये जो पीछे आपको फिगर मेरे दिख रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर है। ये फिगर 9th क्लास, हाई स्कूल, इंटर फर्स्ट ईयर और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सामान्य तौर पर ये जानकारी भी होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फिगर के बारे में बताता हूँ। ये HIV का फिगर है, एड्स का फिगर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका फिगर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसका क्या यूज़ होता है, कैसे फैलता है, क्या दिक्कत होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक भयानक सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये जब दिखने में इतना भयानक है तो हमारे शरीर में जाता होगा तो कितना हानि पहुंचाता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, गोल गोल सर्किल जैसा ये दिखाई दे रहा है। ठीक, जो गोल गोल सर्किल जैसा ये दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एक इस तरह की लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस लाइन को बोलते हैं रेखा, जहाँ से विषाणु भाग कटा हुआ है। मतलब विषाणु का जो वायरस का भाग कट है, लिखा है लाइन वेयर द वायरस पार्ट इज कट। ठीक, उसके बारे में ये लाइन दिखाती है। दूसरे नंबर पे आता है आवरण। आवरण मतलब कवरिंग, कवरिंग मतलब इन्वेलप। ठीक, इन्वेलप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। ये इन्वेलप क्या करता है, एक प्रकार से देखा जाए तो इसको, ये जब वायरस किसी दूसरे के अंदर जाता है तो एनवलप जो प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर ये जा रहा है तो जो एनवलप होता है, एनवलप के ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र होता है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसके ऊपर परत चढ़ जाती है। किसके ऊपर? इस वायरस के ऊपर परत चढ़ जाती है। और जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की परत इसके ऊपर चढ़ जाती है तो हमारा शरीर जब इसके ऊपर अटैक करना चाहता है, समझिए मुखौटा ओढ़ लेता है। ठीक है, तो जब मुखौटा ओढ़ लेता है तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाता है, जान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता है कि ये हमारे शरीर का ही है या कहीं बाहर से आया हुआ है। वही ये आवरण है, एनवलप है, हल्के में समझ लीजिए। ठीक है बेटा, आगे आते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर, पॉलीमर जो ऊपर घुंडी जैसा भाग है, इसे पॉलीमर कहते हैं। आता है प्रतिवर्तीय ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये देखिए, ये यहाँ पर है। ठीक है, ये छोटा सा जो दिख रहा है, जब ये जो RNA होता है, दोनों जब मिलते हैं, DNA बनाता है, तो ये इसका बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। आगे बताएंगे बेटा, ठीक है आपको। उसके बाद आता है इंट्रीगेटेड, मतलब इंट्रीगेशन। ये इंट्रीगेशन, ये सब एक एक सिंगल में होते हैं। जब मिलने का काम करते हैं तो ही ये कहलाता है इंटरग्रेट। इंटर हो रहा है, एक दूसरे में इंटर हो रहा है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। एकल सूत्रीय RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल। देखो बेटा, आप लोग देख रहे होगे, ये जो RNA है, इसको देख रहे, सिंगल है, इधर भी सिंगल, इधर भी सिंगल। RNA है, DNA नहीं है। हमारे शरीर में जाके ये DNA में जुड़ जाएगा तब ये DNA कहलाएगा। ठीक है ना, यह अनुवांशिक लक्षण है। फिर ये वायरस हमारे अंदर आके RNA में मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तभी ये RNA है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, एकल RNA, उसके जस्ट नीचे आता है ये जो परत होती है, परत ऊपर की परत मैंने बता दी, कवरिंग, इन्वेलप। उसके बाद जस्ट नीचे की परत आती है, ये देखिए, इसको कहते हैं बाह्य कैप्सिड परत। P17, P का मतलब प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन ऑफ द आउटर कैप्सिड लेयर। एक होती है इनर, आउटर। ठीक है, जो आउटर, इसके अभी देखो, इसके अंदर पहली परत तो ये हो गई, दूसरी परत ये हो गई। देखना कितनी कितनी परतें होती हैं, तब जाके इसके अंदर जो RNA सुरक्षित रहता है। ठीक है, उसके बाद आती है बाह्य कैप्सिड परत, जो P17 की बनी होती है। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है प्रोटीएज, उसके बाद आता है कैप्सिड। अब देखो, ये परत होगी, अब उसके बाद ये कैप्सिड परत आएगी। ये जो कैप्सिड परत है, ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी होती है। कौन सी बनी होती है? जो कैप्सिड होती है, कैप्सिड की परत। ये P24 की बनी होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। उसके बाद आता है केंद्रीय कोर। देखो, एक लेयर ये भी है। देखो, जो माला जैसी संरचना है, यही कैप्सिड है। कैप्सिड का मतलब कैप का मतलब टोपी, कैप के अंदर बंद होती है। समझ रहे हैं? इतना खतरनाक वायरस, पहली परत, दूसरी परत, उसके बाद तीसरी परत कैप पे आती है। उसके बाद ये P9 कहलाता है। उसके बाद आंतरिक शक्वाकार टोडनुमा कैप्सिड। ये शक्वा मतलब टोपी के आकार की। ठीक है,
P24 प्रोटीन ये कहलाती है। उसके बाद आता है बेटा ये जो गोल गोल घुंडी जैसी संरचना होती है, जो गोल गोल होती है, व्रत ट्रांस मेम्ब्रेन करके आती है जीपी, ठीक है। ये जो जीपी होती है 41 जीपी 41 से बनी होती है। थोड़ा सा कठिन है मगर देखते जाइए, फिर अभी और इसको और अच्छी तरीके समझाएंगे, ठीक है। ये जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक। उसके बाद घुंडी जैसी संरचना ग्लाइकोप्रोटीन से बनी थी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मिलने से ग्लाइकोप्रोटीन, कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन, 120 ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, ठीक है। और जिसके नीचे का व्रंथ होता है, जो डंडी होती है बेटा, वो बनी होती है 41 जीपी 41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 से बनी होती है, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है लिपिड। अब ये लिपिड दो परती है, डबल लेयर होती है, ठीक। ये बात तो इसके अंदर आ गई। अब थोड़ा इसके अंदर समझ लो ये क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। ये जो वायरस है इसके ऊपर की जो संरचना होती है, पहले तो मैंने बता दिया इन्वेलप होता है इसके ऊपर। इन्वेलप का काम इतना सा होता है बेटा कि ये इसके ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र कर लेता है, जिससे पता ही नहीं लगता है कि हमारे अंदर जा रहा है, तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि हमारे शरीर का है। इससे वो हमारे शरीर में आराम से एंटर कर लेता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके ऊपर जो इस तरह की संरचना होती है ये जाते ही चिपक जाता है। जैसे मान लो इस तरह से, जैसे कोई है हमारा शरीर है तो हमारे शरीर पे जाके ऐसे चिपक जाता है, ठीक, इस तरह से चिपक जाता है इससे, ठीक है बेटा। और उसके बाद देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आरएनए जैसी संरचना होती है, यही आरएनए आगे जाके डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में आपको बताएंगे। ये तो चित्र की संरचना हो गई। आप बस इतना देख लो कि ये इतना खतरनाक वायरस है कि पहली परत आई, उसके बाद दूसरी परत आई, उसके बाद तीसरी परत आई, उसके बाद यहाँ आई। अब सोच लो कि दवा इसकी बन नहीं पाई है। अगर सारी परतों को, अगर ये चीज़ ख़त्म हो जाए बेटा, ये लाइलाज बीमारी है, इसका इलाज नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगर वो दवा अगर बन जाए तो इस आरएनए को अंदर जाके अगर ख़त्म कर दे इन सारी परतों से होते हुए, तब ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है बेटा। अब इसके बारे में आइए चलते हैं और जानकारी लेते हैं बेटा। और हाँ, थोड़ा सा छोटा लिखा है मगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इतना बड़ा एक जगह पर आना बहुत मुश्किल था। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल के बता रहा हूँ बेटा। आप क्या कर सकते हैं, इसको और अच्छे पी पे कर सकते हैं, 720 पे करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो सुन के भी आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा है HIV वायरस। HIV वायरस का फुल नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं मानवीय प्रतिरक्षी अपूर्णता विषाणु, ये इसका फुल नाम है। इसको दूसरे नाम से कहते हैं एड्स, जो एड्स आजकल सबको पता है, और HIV और एड्स। इसके लिए एलिजा टेस्ट होता है, जो कि मैंने लिखा नहीं है मगर आप लोग याद रखिएगा। एलिजा टेस्ट, कौन सा टेस्ट, एलिजा टेस्ट, ओके बेटा। उसके बाद देखिए एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, या एक नंबर की पूछ लिया जाता है। लिखा है उपार्जित प्रतिरक्षी अपूर्णता सह लक्षण, ठीक है बेटा। उसके बाद आता है फैलाव, मतलब ये पहली बार कहाँ पर फैला हुआ था, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले ये 1920 में अफ्रीका के कांगो की राजधानी किनशासा में 1959 में कांगो में एक बीमार आदमी के खून में अमेरिका रिपोर्ट में निकला था। 1920 में, अब 1920 का समय था। अफ्रीका में कांगो देश है, कांगो राज्य है, समझ लो। कांगो की राजधानी किनशासा में ये फैला हुआ था एक आदमी के अंदर। अमेरिका के रिपोर्ट में ये लिख के आया था कि भैया ये ऐसी कोई बीमारी सर्च कर ली गई है, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए खोजकर्ता फ्रांस का था, फ्रांस के खोजकर्ता थे और उनको भी एड्स से उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है बेटा। देखिए नाम देखिए उनका क्या है, लिखा है लुक मैटिनियर, ठीक है, लुक मैटिनियर। इनका इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने नाम लिखा है। 89 की उम्र में एड्स के कारण इनका निधन हो गया और ये खोज भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक, इस साइंटिस्ट द्वारा खोज भी की गई थी, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं आकार। इसका आकार क्या होता है, इसकी मोटाई क्या होती है, ये लिखा है मोटा वृत्ताकार होता है, व्रत की आकार का, देखो गोल गोल व्रत का। कोरोना काल में आप लोगों ने इस तरह के वायरस बहुत से देखे होंगे, ठीक है ना, मगर ये एड्स वायरस थोड़ा अलग है, ठीक है बेटा। उसके बाद लिखा है इसका व्यास होता है 120 नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है। नैनो एक होता है मीटर बहुत बड़ा, नैनो मतलब बहुत छोटा। ये लिखा है RBC लाल रक्त कणिका से लगभग 60 गुना छोटा होता है। अब मान लो
आरबीसी है, यहाँ छोटा सा बना देते हैं, जैसे आरबीसी बता रहे हैं, आरबीसी इतनी बड़ी होती है, ठीक है। लाल रुधिर कणिका, हमारे शरीर में 2 रुधिर कणिकाएं होती हैं, एक श्वेत एक लाल, ठीक है। एक डब्ल्यूबीसी एक आरबीसी। एक का जीवन काल 120 होता है, 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, एक 5 से 6 दिन तक जीवित रहती हैं, ठीक है ना। वो अब देखो ये बताया है कि आरबीसी कितनी होती है, आरबीसी की कोशिका लगभग 60 गुना छोटा, इससे 60 गुना छोटा, 1 गुना छोटा, थोड़ा छोटा, 2 गुना और छोटा, 10 गुना और छोटा, 60 गुना छोटा बेटा। तो समझ सकते हो कि ये कितना छोटा होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा आ गया यहाँ पर इतने नैनोमीटर होती है। अच्छा, फैलाव कैसे होता है, असुरक्षित यौन संपर्क से, अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, ठीक है। प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है बेटा। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, देखने में छोटी चीज़ें हैं मगर आगे चल के बहुत तकलीफ दे सकती हैं, ठीक है बेटा जी। अवैध इंजेक्शन दवा के उपयोग से या सुई को साझा करने से। अवैध का मतलब जैसे ये सीरीज है और सीरीज मैंने लगा ली, ठीक है। तो सीरीज लगाने के बाद क्या होगा, इस पर ब्लड आया ही होगा और वही सीरीज मैंने आपके लगा दी या दूसरे के लगा दी, तो उस सीरीज से वो वायरस अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो उसकी निडल कहते हैं कि हटा देना चाहिए, मगर मैं तो कहता हूँ पूरा इंजेक्शन को ही हटा देना चाहिए, ठीक है ना। निडल का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मेरी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद लिखा साझा करने से, संक्रमित रक्त के संपर्क में, कांटेक्ट विद इफेक्टेड ब्लड, ठीक। इसका मतलब ये, जैसे मान लो मुझे ब्लड की ज़रूरत है, आपके द्वारा मुझे ब्लड दिया गया है या मेरे द्वारा आपको ब्लड दिया गया है, किसी दूसरे को दिया गया है, अगर मैं इससे प्रभावित हूँ तो वो ब्लड दूसरे के अंदर जाके उसे इन्फेक्ट कर देगा। इसीलिए जब खून की जांच होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो पहले उसको चेक कर दिया जाता है, ठीक है। आँख डोनेट की जाती है, हार्ट डोनेट किया जाता है, किडनी डोनेट की जाती है बेटा। इन सब के लिए सबसे पहले ये सारे ऑर्गन को चेक किया जाता है कि ये सही है कि नहीं, या जिस व्यक्ति के अंदर ये डाला जा रहा है या लगाया जा रहा है वो इन्फेक्ट तो नहीं हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा जी। आगे देखते हैं, लिखा है गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में फैल सकता है। अगर गर्भ के अंदर है, पेट के अंदर है, अगर डॉक्टर को पता है तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है बेटा जी, ठीक है ना। और अगर बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद माँ स्तनपान करा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है बेटा, तो उसके माध्यम से भी बच्चे के अंदर वायरस फैल जाएगा, ओके बेटा। इन सब चीज़ें को ध्यान बहुत बारीकी से रखिएगा भविष्य के लिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है संकेत और लक्षण। एक फैलाव में और बताना चाहता हूँ, 2 फैलाव जो मेरे टीचर ने मुझे बताया था बेटा जी। जो पहला फैलाव है जो मेरे टीचर द्वारा बताया गया था कि जो आप ब्लेड यूज़ करते हैं, जब आप बार्बर के पास जाते हैं तो वो ब्लेड दाढ़ी बनाने या बाल काटने वाली ब्लेड यूज़ करता है, एक ही ब्लेड का कई बार प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान करिए, आपका फ़र्ज़ बनता है कि जैसे किसी को वायरस है तो उसके अगर कट लग गया तो वो ब्लेड में कट है, ब्लेड में ब्लेड लगा है और वही आपको लग जाएगा, ज़िंदगी भर आप साबित करते रहेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आपको ध्यान रखना है। पहला, आप लोग देखते होंगे कि नारियल का जूस बहुत लोग पीते हैं, तो नारियल का जूस, जब एक बार एक केस हुआ था बेटा, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, सर्च करे तो मुझे पता चला था कि नारियल का जूस वो व्यक्ति काट रहा था तो उसके हाथ पे हल्का सा कट हो गया, तो वो नारियल के अंदर, नारियल के पानी के अंदर चला गया और वो पानी व्यक्ति ने पी लिया, मतलब जो दूसरे को दे दिया। अब ये नहीं समझ में आया कैसे ये वायरस फैला, ठीक है। तो दिमाग लगाएगा, उसके बाद पता चला कि उस नारियल वाले का एलिजा टेस्ट कराएगा, उसके बाद पता चला बेटा कि ये वायरस इसके अंदर पहले से था, उसके ब्लड से पानी में आया और पानी से जिस व्यक्ति ने इसको ख़रीदा था उसके फैल गया, ओके बेटा। इन चीज़ों का बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, संकेत और लक्षण। सबसे पहले क्या होगा, बुखार आना चालू हो जाएगा, थकान और सिर दर्द दूसरी स्टेज हो जाएगी, लिम्फ नोड में सूजन आने लगेगी, मांसपेशियों में भयंकर दर्द होने लगेगा, जोड़ों में दर्द, जोड़ जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर, अंगुलियों में दर्द, जॉइंट्स में, ये देखिए जहाँ जॉइंट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर दर्द होने लगेगा बेटा। उसके बाद लिखा है त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगेंगे, आपको लगेगा कि चकत्ते होने लगे हैं क्या, जी मिचलाने लगेगा, उल्टी दस्त होने लगेगी, गले में खराश होने लगेगी बेटा जी, सूखी खांसी आएगी, रात भर एक तो पसीना गर्मी को जैसा आता है, एक घबराहट सी होगी और पसीना ज़्यादा से ज़्यादा पसीना आएगा, ठीक है बेटा। इन चीज़ों को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हाँ इसको कुछ दिक्कत है, तो एलिजा टेस्ट इसका करा देना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे आते हैं,
कार्य और प्रभावित अंग। अब इसका कार्य क्या है, उसके इससे प्रभावित अंग कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। शरीर के संक्रमण और बीमारी से लड़ने वाली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है। हमारे अंदर क्या होता है कि इसका काम बस इतना है कि हमारे शरीर के अंदर जाएगा, और जैसे हम सब को छोटी मोटी बीमारी होती है तो बुखार आ जाता है। बुखार क्यों आता है? शरीर लड़ने लगता है ना, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ने लगता है, इसीलिए बुखार आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, वही जो लड़ने लगता है उसी को किल करना स्टार्ट कर देता है। क्या? ये एड्स वाला जो वायरस है। ठीक है, और हमारे जो शरीर है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। पहले तो दवा खाने की ज़रूरत नहीं होती थी, फिर लगातार आदमी दवा खाता है, दवा खाते रहता है कि ये बुखार क्यों नहीं जा रहा, तबीयत क्यों नहीं ठीक, वो इस वजह से नहीं ठीक हो रही है। नहीं तो अगर नॉर्मल बीमारी होती तो ठीक हो जाती बेटा, ठीक है ना। मगर इसके अंदर तो जब व्यक्ति के अंदर ये होगा तो ये दर्द और चकत्ते होने लगेंगे, ठीक है ना। और ये लड़ने से जो लड़ने वाले प्रतिरक्षा तंत्र पर हमला कर देगा तो धीरे धीरे शरीर कमज़ोर होने लगेगा। आगे देखिए, शरीर को बाहरी रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद टी सेल व मस्तिष्क की सेल को प्रभावित करता है। सोचो, एक टी सेल होती है जो प्रतिरक्षा तंत्र में प्रभावित करती है। आपने कोरोना काल में देखा होगा, दो प्रतिरक्षा तंत्र को आपस में लड़ाया जा रहा था, टीवी में दिखाते रहते थे ना, तो एक जो प्रतिरक्षा तंत्र उसको ये किल करने लगता है, तो बाहर का वायरस तो फैलेगा ही फैलेगा बेटा जी। उसके बाद अगर ये प्रतिरक्षा तंत्र को जैसे ही कम कर देगा, 6 से 10 साल में आपका प्रतिरक्षा तंत्र खत्म। मतलब कोई भी बीमारी, डायबिटीज़ तुरंत लो, ठीक है, निमोनिया उमोनिया, हर बीमारी फटाफट आपको पकड़ने लगेगी। प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो गया ना बेटा, दवाई असर करेगी नहीं। इसके आगे देखिए क्या होगा। जीवित व्यक्ति में HIV के साथ, अगर कोई व्यक्ति में HIV है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल जीवित रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। हो सकता है उसको बीमारी भी ना हो फिर भी उसकी डेथ हो जाएगी, तो अगर उसमें टेस्ट कराया जाएगा तो यही दिक्कत आएगी। 10 से 15 साल में ख़त्म व्यक्ति, ठीक है बेटा, तुरंत नहीं ख़त्म होगा, धीरे धीरे प्रतिरक्षा तंत्र ख़त्म करेगा ना, उसके बाद 10 से 15 साल में आदमी ख़त्म हो जाता है। नहीं फैलता है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे बहुत सी बीमारियां होती, सब कुछ जानना ज़रूरी है ना, फैलता कैसे है तो कैसे नहीं फैलता है वो भी होना चाहिए, नहीं तो HIV वाले व्यक्ति से दूर भागेंगे लोग। क्या सावधानी बरतनी हो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और कैसे नहीं फैलता है वो भी आप जान लीजिए, ठीक है। लेकिन संक्रमित व्यक्ति की मौजूदगी में हवा में सांस लेने पर, मान लीजिए अगर मैं सांस ले रहा हूँ हवा में, तो मेरी सांस किसी दूसरे के साथ अगर जाती, मेरी ऑक्सीजन या दूसरे के साथ खांसने पे, छींकने पे या तैरने पे, पानी में तैरने, वॉशरूम, टॉयलेट, खांसी, छींक, थूकने से ये ज़िंदगी में नहीं फैलेगा, ठीक। फैलने का कैसे, ऊपर बता दिया मैंने। आगे आते हैं, नोट का मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ इसके बारे में समझ लीजिए। भारत में ये कब आया? भारत में ये चेन्नई में आया था। देखिए 1886 में चेन्नई में आया था, पता चला कि भारत में इतने सन को पता चला था। यह वायरस मनुष्य में जीवित रह सकता है, मतलब ये हमारे अंदर रह सकता है, ठीक है, मगर जैसे बाहर आएगा तो 25 सेकंड में ख़त्म। देखो 25 सेकंड में ये मर जाता है। और हाँ, एक बात और याद रखना, बहुत लोग कहते हैं कि मच्छर के काटने से, अगर कोई मच्छर एड्स वाले व्यक्ति को काटता है, उसके बाद वो मच्छर हमको काटेगा तो क्या मुझे हो जाएगा? नहीं होगा। उस मच्छर के अंदर वो जैसे ही ब्लड जाता है वो तो उसको किल कर देता है वायरस को, ठीक है, और दूसरे के अंदर काटेगा तो नहीं होगा। ये भी याद रखिएगा, लिखा नहीं है मगर आप लोग याद रखिएगा। ओके बेटा जी। उसके बाद लिखा है कि जीवित रह सकता है परंतु बाहर आने पर 25 सेकंड में किल, मर जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर 1988 1988 को ये रोकथाम के लिए मनाया जाता है कि दूसरों को कभी ये दिक्कत ना हो, ठीक है बेटा। ये तो मैंने इसके बारे में बता दिया था। अब रिवर्स रेट्रोवायरस, ये रेट्रोवायरस होता क्या है? ये सब वायरस के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। ये रेट्रोवायरस की कैटेगरी में आता है। ये रेट्रोवायरस होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया, आप लोग देख लीजिए। लिखा है इट इज़ अ काइंड ऑफ रेट्रोवायरस हैविंग RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ रहे हैं, रेट्रोवायरस RNA जेनेटिक मटेरियल को लेके आता है, ठीक है ना, अनुवांशिक लक्षण को। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरस दे कैन कवर कन्वर्ट देयर इनटू DNA विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है, और उसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। देखो यहाँ पर ये लिखा है रिवर्स, कहाँ गया ये रिवर्स,
प्रतिवर्तीय ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, यहाँ से सारा मटेरियल हो रहा है। रिवर्स, एक सिंगल एक एकल ही होता है। रिवर्स, अब रिवर्स का मतलब थोड़ा सा आप समझो कि रिवर्स क्या होता है, थोड़ा सा नीचे जाके पहले तो इसके बारे में थोड़ा समझ लो। लिखा है रेट्रोवायरस आरएनए का एक कुल है। जैसे कोई कहता तुम कौन से कुल के हो, भैया हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये इस कुल के हैं, जैन हैं, मुस्लिम हैं और सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसे इनमें भी बहुत बड़े कुल होते हैं, ठीक है। ये कौन से कुल का है, ये आपको पता है रेट्रोवायरस कुल का है, ठीक है बेटा। इसमें लिखा है जिसकी सदस्य जातियां अन्य जीवों की कोशिकाओं में घुसकर उसके आरएनए में अपने आनुवंशिक जीनोम का आरएनए के प्रति डाल देती हैं। समझो बात, ध्यान समझिए। आरएनए मतलब ये जो है, ये आरएनए ये क्या करता है, जिस सदस्य की जाति एवं जीव कोशिका में घुसकर, ये जैसे मेरे अंदर आके, मेरे अंदर डायरेक्ट डीएनए है और ये है आरएनए, ये मेरे अंदर आके क्या करेगा, अपनी एक प्रति मतलब फोटोकॉपी मेरे अंदर डाल देगा आरएनए में और वो दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ बताया जा रहा है कि जिसकी जातियां अन्य जीवों की कोशिकाओं में घुसकर आरएनए अपने आनुवंशिक लक्षण, इसके अंदर आनुवंशिक लक्षण हैं, वो क्या करता है कि आरएनए की प्रति डाल देता है। किसके अंदर, जो डालना होता है वही तुम्हारा ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब देखो क्या लिखा है, आरएनए डीएनए। जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए बनना, समझ रहे हो, आरएनए से कोई चीज़ डीएनए में जाना, वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए में जाना, इसमें क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए में जा रहा है, आरएनए यहाँ पर है, डीएनए हमारे अंदर जा रहा है, ये वायरस हमारे अंदर जा रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा बेटा जी, ठीक है। और इनवेलप के बारे में आपको बता दिया था, ये होस्ट सेल, होस्ट का मतलब जो रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है, ये होस्ट सेल में जब घुसता है, जैसे मान लो मेरे अंदर घुस रहा है ये वायरस, ये होस्ट सेल में घुस रहा है, तो इसके ऊपर की जो कवर है, मेरे अंदर की कवर, ये अपने ऊपर चढ़ा लेता है, जैसे मुखौटा ओढ़ लेता है कि मेरे अंदर का जो प्रतिरक्षा तंत्र इसको जान ही ना पाए, और ये आराम से एंट्री करके पूरे शरीर में फैल जाए और 10 से 15 साल में व्यक्ति की मृत्यु करते हैं। ये बेटा ये पूरी चीज़ें हो गई। मैंने कोशिश ये करी है बेटा हिंदी और इंग्लिश में आपको समझाने की, ठीक है बेटा। और कोशिश आपको ये करनी, जो ये वायरस हैं इसका आपको फिगर बना के प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, पहली बात। और अगर हो सकता है कुछ बच्चों को दिखने में भी प्रॉब्लम हो, तो मैंने बेटा बोल के बता दिया है। और अगर भी प्रॉब्लम हो तो थोड़ा और अच्छे पी पे कर लीजिए, 720 पे कर लीजिए, ठीक है बेटा, 1080 पे कर लीजिए बेटा जी, तो ये आपको और क्लियर दिख के आ जाएगा। ओके बेटा जी, अगर मेरे द्वारा ये वीडियो आपको समझ में आई है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत है, परेशानी, उसको आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको मैं देखूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा बेटा जी, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा जी।